नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। यूं तो सभी की जिंदगी में मुश्किलें होती हैं, लेकिन इन मुश्किलों को आसान बनाने की कोशिश से ही तो बनता है एक बेहतर समाज। लेकिन एक विषय ऐसा है जिस पर हमारा देश, भारत में, हमारे समाज में बहुत गंभीरता से सोचा नहीं गया जितनी गंभीरता से सोचा जाना चाहिए था और मुश्किलें आसान करने के लिए काम किया जाना चाहिए था। विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए कुछ बेहतर करना, उनकी जिंदगी की मुश्किलों को आसान करना, उनकी जिंदगी बेहतर बनाना, ये हमारी प्राथमिकताओं में भी शामिल होना चाहिए और इन्हें हमारी कोशिश का अभिन्न अंग भी होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? शायद नहीं। 3 दिसंबर हम मना रहे हैं विश्व भर में एक दिवस जो इन्हीं लोगों को समर्पित है। ये लोग जिन्हें हम दिव्यांगजन कहते हैं, इनकी अपनी जरूरतें होती हैं और जब अशक्तता चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो तब उसे विशेष सहायता की भी जरूरत होती है। लेकिन 3 दिसंबर एक दिन है, हालांकि हर दिन इनकी जरूरतों के लिए समर्पित होना चाहिए, लेकिन ये एक दिन है जब विश्व भर में, खासतौर पर भारत में भी हम इस बात का आकलन करते हैं कि इनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, क्या वो वास्तव में रंग ला पा रही हैं? इसके साथ साथ बहुत से अन्य सवाल भी हैं जो आज के इस मंच पर चर्चा के दौरान हम जानने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर यह बात कि जो कोशिशें की जा रही हैं वो कहां तक उन तक पहुंच पा रही हैं। दिव्यांग जन तक पहुंच बनाने की जो कोशिश समाज में की जानी चाहिए, सुगम्य भारत का जो सपना हम देख रहे हैं, वो कहां तक सफल हो पा रहा है और विकलांग से दिव्यांग की दूरी को पाटने में हम कहां तक आगे बढ़ पा रहे हैं और क्या हमारा समाज, हम और आप, हमारी सोच में बदलाव को लेकर तैयार हैं? तमाम विषय हैं हमारे साथ, तमाम सवाल हैं हमारे साथ जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं कुछ विशिष्ट मेहमान। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जॉर्ज अब्राहम जी, जो सीईओ हैं सीबीएम इंडिया के। सीबीएम इंडिया जो एक ऐसी संस्था है जो कई वर्षों से 70 देशों में 700 कार्यक्रमों के जरिए लोगों के लिए काम करती हैं। जॉर्ज साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं जवाहरलाल कौर जी, सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के, और आपके बोलना चाहेंगे कि 5 साल की उम्र में जब आपने अपनी दृष्टि खोई, उसके बाद आपने अपनी हिम्मत नहीं खोई क्योंकि आपने संस्कृत में ग्रेजुएशन की, पंजाब यूनिवर्सिटी से टॉप किया और उसके बाद लगातार अपनी जिंदगी आपने दृष्टिबाधित लोगों के लिए समर्पित कर दी और इसीलिए आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। कौल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है प्रीति मोंगा, जो फाउंडर ट्रस्टी है सिल्वर लाइनिंग्स फाउंडेशन की, जो एक प्लेसमेंट एजेंसी है और चूंकि आप दृष्टिबाधित है उसके बावजूद आपके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि आप एक कंप्यूटर टीचर भी हैं, आप इंग्लिश टीचर भी हैं, आप फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी हैं, आप एरोबिक इंस्ट्रक्टर भी हैं, इसके अलावा आप ऑथर भी हैं, आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी देती हैं, आप काउंसलर भी हैं। बहुत कुछ कहा जा सकता है आपके लिए और ये सब आपको सलाम करने पर हमें मजबूर करता है क्योंकि ये सब आपने दृष्टिबाधित होने के बावजूद हासिल किया है। प्रीति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर नीलिका मेहरोत्रा, आप समाजशास्त्री हैं, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से आती हैं। आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे समाज को लेकर जो सवाल उठते हैं, खासतौर पर दिव्यांगजन को लेकर, उनका जवाब कैसे तलाशें। और हमारे साथ हैं अवनीश कुमार अवस्थी जी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय से। सरकार का पहलू आपसे जानने की कोशिश करेंगे, किस दिशा में आगे सरकार बढ़ना चाहती है। आपका भी स्वागत है। तो हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ दर्शकगण भी मौजूद हैं, उनके भी अपने सवाल होंगे जिन्हें लेने की इस कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 3 दिसंबर विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग वे भी एक अप्रतिम साहस और सामर्थ्य के धनी होते हैं। कभी कभी पीड़ा तब होती है जब कहीं कभी उनका उपहास हो जाता है, कभी कभार करुणा और दया का भाव प्रकट किया जाता है। लेकिन अगर हम हमारी दृष्टि बदलें, उनकी ओर देखने का नजरिया बदलें, तो ये लोग हमें जीने की प्रेरणा दे सकते हैं, कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दे सकते हैं। उनकी संकल्प शक्ति, उनका जीवन के साथ जूझने का तरीका और संकट को भी सामर्थ्य में परिवर्तित कर देने की उनकी ललक काबिले दाद होती है। प्रधानमंत्री का ये आह्वान दिव्यांग जन के प्रति समाज का नजरिया बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सोच सामने रखता है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। अगर दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर और पुनर्वास की प्रभावी सुविधा मिले तो वो भी बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जनगणना के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच देश में दिव्यांग जनसंख्या में 22.4% की बढ़ोतरी हुई है। 2001 में देश में 2 करोड़ 19 लाख व्यक्ति शारीरिक अक्षमता के शिकार थे, जो बढ़कर 2011 में 2 करोड़ 68 लाख हो गए हैं।
जिनमें 1.5 करोड़ पुरुष और 1 करोड़ 18 लाख महिलाएं हैं। 75% दिव्यांग व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। 49% दिव्यांग व्यक्ति साक्षर हैं। 34% ही रोजगार प्राप्त हैं। दिव्यांग लोगों की बढ़ती योग्यता की पहचान की जा रही है। अब उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर भी बल दिया जा रहा है। मेडिकल पुनर्वास पर जोर डालने की बजाय अब आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार का सुगम्य भारत अभियान इन मायनों में एक महत्वपूर्ण पहल है। सुगम्य और सुलभ परिप्रेक्ष्य में इनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की राहें भी खुलेंगी। इनके विकास के लिए जरूरी है कि शिक्षा की रोशनी इनके जीवन को रोशन करे। दिव्यांग जन में भी बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा संवेदनशील समूह होते हैं। उन्हें विशेष देखभाल दिया जाना भी जरूरी है। 3 दिसंबर वो तारीख है जो विश्व भर के दिव्यांग जन को समर्पित है, जो विश्व की जनसंख्या का 15% हिस्सा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में भी इनके विकास को जगह दी गई है। भारत में दिव्यांग जन की समस्याएं अशक्तता से आगे सामाजिक नजरिया, हमारा रवैया और अवसरों की कमी से भी जुड़ी हैं। वक्त है कि हम इस बात पर गौर करें कि क्या विकास की दौड़ में हम दिव्यांग लोगों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं? क्या इनके आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के उपाय के साथ सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी प्रभावी ढंग से कदम उठा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम इनके प्रति अपना नजरिया बदलने को तैयार हैं? क्योंकि ये आम नहीं, दिव्यांग हैं, जिनकी व्यक्तिगत विशेषता को पहचानना भी जरूरी है। तो ये जिनमें कुछ कमी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद इनका कहना है और मानना है, और ये साबित कर देते हैं जब इन्हें अवसर दिए जाते हैं कि ये किसी से कम नहीं है। लेकिन क्या हम इन्हें अवसर दे पा रहे हैं? बहुत से सवाल हमारे सामने आइए, शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले जॉर्ज इब्राहिम जी, जो सीवीएम के सीईओ हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। इब्राहिम साहब, ये बात, क्योंकि आप सब लोग देशों में, अलग अलग देशों में आपकी संस्था काम करती रही है, भारत के लिए खास तौर पर यह कहा जाता है कि अन्य देशों में तो बहुत सुविधाएं दी जाती हैं, बहुत महसूस किया जाता है, संवेदनशीलता भी है दिव्यांगजन को लेकर, में कहीं ना कहीं भारत में वो चीज दिखती नहीं है। जब आप काम करते हैं, किस तरह की जमीनी दिक्कतें आपको मिलती हैं और कहां तक बदले हैं हालात इन लोगों के लिए? हमारा प्रारंभ में ये कहना चाहूँगा कि ये जो डिसेबल्ड लोग हैं, विकलांग लोग हैं, ये हमारे समाज, हमारे देश के मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स का एक हिस्सा मान के चलना चाहिए, क्योंकि उसी में एक नजरिया दर्शाता है। हम वी सी एन एटीट्यूड देयर। जब हम उनको मानव संसाधन के रूप में देखते हैं तो हम ये करते हैं कि जरूरी है कि हम उनको एम्पावर करें और उनको समाज में शामिल करें। अगर हम उनको एक बोझ देखेंगे उनको एज अ लायबिलिटी, फिर हम उनको बस प्रोवाइड करने का काम करेंगे, उनको बस देंगे ताकि उनको खाना, रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए, बात खत्म। पहली बात वो है। दूसरी बात, भारत ये यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 है, जिसमें 17 इश्यूज कवर किया गया, उसका वी हैव टेकन इट ऑन बोर्ड। और हम ये चाहेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि ये 17 के 17 गोल्स में विकलांगता या डिसेबिलिटी हैज टू बी इंक्लूडेड एज अ क्रॉस कटिंग इशू, क्योंकि अगर पॉवर्टी हो या हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जो भी हो, सब में disability is important and they need to be included at that stage, at the planning stage. दूसरी बात यह है कि आज के तारीख में टेक्नोलॉजी ने काफ़ी विस्तार किया है और टेक्नोलॉजी is playing a major role in actually empowering and including people with disability. तो ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छी बात है कि अभी डिजिटल इंडिया चल रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ रूम। डिजिटल इंडिया हमें स्कोप देता है कि विकलांग लोगों को मेन स्ट्रीम में शामिल करें, उनको एम्पावर करें, और देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर। दूसरी बात है, वेदर द नेशन टेक्स इट एज अ चैलेंज एंड टेक्स इट ऑन बोर्ड, दैट ओनली टाइम विल टेल। लेकिन इब्राहिम साहब, ये बताइए कि जैसे आप लोग इतने क्षेत्रों में काम करते हैं, इनके लिए इतने तरह की क्षमता से के लोगों के साथ आप काम करते हैं, ऐसे में आपको क्या मुश्किलें आती हैं, या क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे मोर्चे हैं जिस पर अगर आपको सहयोग मिले तो आप जैसे संस्थाओं के लिए काम करना और आसान हो जाए और इनके लिए, इनके बेहतरी के लिए भी हम और बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे? आई थिंक द मेन जो हर्डल है वो नजरिया का है, एटीट्यूड का है, सोच का है। ज्यादातर लोग, हम हमारे देश के बारे में ही बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग का सोच ये है कि विकलांग या दिव्यांग जन है
उनको मदद चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको देखभाल चाहिए। वो अकेले में कुछ कर नहीं पाएंगे। लोगों का ध्यान हमेशा विकलांगता पे है, उनका जो डिसेबिलिटी है उन पे है, उनका जो क्षमताएं हैं उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। बहुत अच्छी बात कही और आपने। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में प्रीति के बारे में कहा, मैं भी हूँ, और कई ऐसे विकलांग लोग हैं जिनको मौका मिला है, अच्छा एजुकेशन मिला है, और हम लोग मुख्य धारा में शामिल है और मुख्य धारा में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम लोग जो एम्पावरमेंट का जो सिलसिला है उस पर ध्यान दे, और ध्यान देना है विद द माइंड दैट ये लोग हमारे मानव संसाधन का हिस्सा है। और हम हमारे रूरल इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन हमारे रूरल इंडिया पोर एरियाज में है। हम चाहेंगे, और एज CBM वी एक्चुअली लुक एट community based rehabilitation as a strategy which needs to be taken as a mission mode, ताकि समाज is involved in the पुनर्वास जी, यानी कि समुदाय मिलकर आगे आए और पुनर्वास के अवसर पे सहयोग दे और योगदान दे, यही सोच के साथ आप आगे बढ़ें। इंक्लूड देम इन हेल्थ, इंक्लूड देम इन एजुकेशन, इंक्लूड देम इन जॉब ट्रेनिंग, कौशल विकास वगैरह वगैरह सब में। अकेले चल के तो काम नहीं होते हैं, समुदाय आगे आएगा, समाज जुड़ेगा, तभी इनके लिए जो हम सोच रहे हैं वो आगे विजन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जवाहरलाल कौल साहब हमारे साथ हैं। कौल साहब, कहा जाता है कि विश्व भर की अगर हम बात करते हैं तो हर 3 में से 1 जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है वो भारत में है। बहुत बड़ी तादाद है ऐसे व्यक्तियों की, लेकिन उनके लिए जो अवसर है, या उनको जैसा इन्होंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स समझकर, मानव संसाधन समझकर मैं आगे बढ़ना चाहिए, उस दिशा में काम किया जाना अभी बाकी है। आपका अनुभव क्या कहता है, हालात कितने बेहतर हुए हैं? मेरा अनुभव तो इस बारे में थोड़ा सा कड़वा ही है। देखिए, अगर आप किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति की बात सोचें तो उसके लिए एजुकेशनल एम्पावरमेंट जब तक सही तरीके से नहीं होगा तब तक क्वालिटी वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। आज जो हिंदुस्तान में जितने स्कूल्स हैं, जितने जहाँ पर शिक्षा उनको मिलती है, वो स्कूल्स ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही चल रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम चल रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आज मिनिमम वेज की बात चल रही है, लेबर लॉज की बात चल रही है, लेकिन जो उनको जो अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से वो इतना कम है कि 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के पैसे में उन टीचर रखने पड़ते हैं, और वो सही एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, उनको सही योग्यता नहीं होती है। दूसरी बात ये नहीं कि कुछ हुआ नहीं है, हमारे यहाँ बहुत कुछ हुआ है और देशों के अपेक्षा, जो आप देशों के साथ कंपेयर करें, लेकिन हमारे यहाँ जो यथार्थ में जो हमारे सामने आना चाहिए, आप सुगम्य भारत की बात ले लें, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो सरकार ने लिया है और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप धरातल पर देखें इस सुगम्य भारत की बात को, तो आपको कोई विशेष इसमें प्रगति नहीं नजर आती, क्योंकि मैं तो रोज पैदल जाता हूँ, छड़ी के साथ चलता हूँ, और कहीं पटरी पर खंबे खड़े हैं, 2 साल हो रहे हैं इसको, 1.5 साल होने वाले हैं, तो लेकिन अभी तक सुगम्य भारत की हमें कोई धरती पर इसका कोई परिणाम नजर नहीं आया। 2018 तक का लक्ष्य भी है, इसके भी जवाब देंगे अवस्थी साहब से। लेकिन एक बात बताइए कौल साहब, कि जैसे कहा है अभी अब्राहम जी ने भी कि तकनीक बहुत सहायक होती है, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी कहा जाता है कि तकनीक की सहायता से आप लोगों के लिए हम काफी बेहतर अवसर दे सकते हैं। क्या तकनीक भी पहुंच पा रही है आप तक, जैसे ब्रेल की किताबें हुई? देखिए, तकनीक का जहां तक सवाल है, तकनीक तभी दी जा सकती है, हर एक आदमी को ये तकनीक भी काम नहीं करेगी, जॉर्ज साहब से मैं माफी मांगूंगा इसके लिए, तकनीक तभी होगी जब आपकी एजुकेशन कम से कम 10th क्लास तक, 12th क्लास तक अच्छी हो, तभी तकनीक भी काम करेगी। क्योंकि आज भी बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे दो और सब काम हल हो जाएंगे, वो बात नहीं है, वो नहीं हो सकता। जब तक सही एजुकेशन ना हो, उसके स्पेलिंग्स ना हो, उसकी लैंग्वेज स्किल्स ना हो, कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो, तब तक कंप्यूटर भी काम नहीं कर सकता। जहां तक रही ब्रेल बुक्स की बात, आज भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ब्रेल बुक्स का कोई
शुरुआत तक भी नहीं हुई है। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर देख सकते हैं आप। और इसी तरह से सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है ज़रूर, ब्रेल प्रेसेस प्रोवाइड करके। ब्रेल प्रेसेस ज़्यादातर उन्होंने 70% कहा है कि सरकारी क्षेत्र में हम देंगे। जी चलिए प्रीति मोंगा जी आपसे बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो जो सवाल उठाए उनका अगर हम जवाब तलाशें तो जवाब आप खुद हैं प्रीति मोंगा। क्योंकि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम तो है सशक्तिकरण का, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण उसके बाद अगला कदम भी है। और आपने जहां एक और शैक्षणिक सशक्तिकरण भी देखा है, वहीं आर्थिक सशक्तिकरण भी आप देख रही हैं। कहां तक आप जब प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं, आप खुद इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपके क्या अनुभव होते हैं? कहां तक हम तैयार हैं इनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, और क्या कुछ और किया जाना चाहिए ताकि इस दिशा में हम आगे बढ़ सकें? जी पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि शिक्षा के मामले में मैं खुद एक सिर्फ क्लास 10 पास हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था क्लास 8 में। उन दिनों इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं था, वो बात एक अलग है। लेकिन हाँ, एजुकेशन सिर्फ शायद मैंने प्राप्त की है और बहुत सारी करी है अपने ही बलबूते पे। अब चलते हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग हो गई, एजुकेशन हो गई, वो बहुत ज़रूरी है। वो क्वालिटी एजुकेशन की जो बात कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो किस माध्यम से, वो ब्रेल से हो, वो ऑडियो से हो, कंप्यूटर से हो, किसी भी माध्यम से हो, एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक चीज़ है जो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए हर व्यक्ति को, और ख़ास करके जो हम डिसेबल्ड हैं हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात एटीट्यूड की है। पर फाइनली जब ये सब हो जाता है तो हम देखते हैं कि अब उनको जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, जब तक वो खुद एम्पावर कैसे होंगे? अगर हम एजुकेशन पाके भी अपने घर वालों के या समाज के ऊपर बोझ ही बन के बैठे हुए हैं, तो ये सब एजुकेशन किसी भी काम की नहीं है। रोजगार बहुत जरूरी, रोजगार तो चाहिए ही चाहिए। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट ने जरूर कुछ रिजर्वेशन रखी है और उसके तहत कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। लेकिन आज हमारा देश, आप देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा एक सेक्टर बनता जा रहा है, और वहां पे हम लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है। डिसेबिलिटी में वो कहते हैं कि हम डिसेबल्ड को एम्प्लॉयमेंट देंगे। मेरे को 8 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए, और मैंने मात्र 40 लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दिलवा पाई हूँ इतने लंबे अवधि में। तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या मांग क्या होती है निजी सेक्टर? मांग ये होती है कि या तो आप पहले तो वो डिसेबिलिटी एम्प्लॉय नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, उसको कल परसों में लगाते रहते हैं। फिर उसके बाद कहेंगे कि आप माइल्ड डिसेबिलिटी दे दीजिए, किसी के कोई उंगली नहीं है या किसी के हाथ में दिक्कत है या एक पाँव में थोड़ा दिक्कत है तो वैसा कोई लाइए, या कोई हल्का सा हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसको ले आइए। और ब्लाइंड तो आप दीजिए मत, ब्लाइंड कैंडिडेट आप मत दीजिए। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत शेयर करना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी थी जिसने मुझे ये कहा कि हम आपको अपने यहाँ मौका तब देंगे जब आप हमें एक काबिल डिसेबल्ड एम्प्लॉय के लिए कैंडिडेट्स भेजेंगे और हम एम्प्लॉय कर लेंगे उनको। और वो डिजिटल मार्केटिंग में उनको चाहिए था। उसकी जो सैलरी ब्रैकेट लगभग 10 से 12 लाख के बीच में था। तो उन्होंने मेरे को फिर कैटेगरिकली कहा कि इसमें आप प्लीज ब्लाइंड कैंडिडेट का, विजुअली इम्पेयर्ड, दृष्टि बाधित कैंडिडेट का आप हमें सीवी कैंडिडेचर मत भेजिएगा। अच्छा, तो अब मैं तो खड़ी हो गई, मैंने कहा देखिए शायद मैं भी गलत इंसान हूँ आपके, मैं तो टोटली ब्लाइंड हूँ, 50 साल हो गए मुझे, तो मैं भी गलत जगह पहुंची। तो फिर उनको थोड़ी सी ये बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर भी मैंने 11 कैंडिडेट भेजे, उनमें से एक मैंने ब्लाइंड भेजा क्योंकि वो जो कैंडिडेट था वो बहुत सुप्रीम, बहुत क्वालिफाइड था और बिल्कुल परफेक्ट फिट था हमारी तरफ से। और फिर 4 महीने की अप एंड डाउन करने के बाद उन्होंने उसके बाद खुद ही इंटरव्यूज लिए, और मैं बहुत खुशी से आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने वो ब्लाइंड कैंडिडेट को ही चुना और वो आज भी उनके साथ काम कर रहे हैं। जी, यानी कि मुश्किलें बहुत हैं, हाँ। लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं नजर आ जाती है, जो इस बात की उम्मीद जरूर देती है प्रीति जी कि चलिए आने वाले वक्त में अगर हम कोशिशें करते रहें तो फिर शायद वक्त भी बेहतर आएगा। यहाँ पे हमारे साथ नीलिका मल्होत्रा जी भी हैं। आप प्रोफेसर हैं नीलिका जी समाजशास्त्र में, और आप समाज की बारीकियों को बड़ी गहराई से अध्ययन भी करती हैं। जो ये तमाम सवाल उठाए गए हैं एक ही बिंदु पे आके अटक जाते हैं। हम भारतीयों की सोच, विदेशों में सोच बहुत अलग है, हमारी सोच क्यों नहीं बदलती है? हमारी सोच क्यों इतनी सीमित हो जाती है?
मैं ऐसे समाजशास्त्री होकर मैं सोचती हूँ कि हमें विविधताओं को देखना चाहिए और बहुत ऐतिहासिक रूप से जो हमारा कल्चरली डाइवर्स कंट्री है उसको देखना चाहिए। मैंने भी जब इस विषय पे रिसर्च शुरू की थी, शोध शुरू किया था आज से 15 साल पहले, तो मेरे भी यही विचार थे कि रूरल एरियाज में स्पेशली बहुत खराब हालत होगी विकलांगजनों की। पर बहुत ही मुझे सरप्राइज हुआ था कि वहाँ की कम्युनिटीज जो हैं अभी भी जो ट्रेडिशनल हमारी कम्युनिटीज हैं उसमें कहीं ज्यादा एक्सेप्टेंस है विकलांगजनों को लेके बजाय कि अर्बन कॉन्टेक्स्ट में। तो ये मुझे लगा कि एक समाज का जो कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत मैटर करता है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो विकलांगजन हैं और मैं उनके एक्सपीरियंसेस से और अपने रिसर्च से भी जानती हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका क्लास क्या है, आपकी फैमिली क्या है। ये बहुत डिपेंड करता है कि आपको समाज कितना एक्सेप्टेंस देता है। तो अगर आप एक पढ़े लिखे घर से हैं जहाँ पे पैसा भी है, रिसोर्सेज भी हैं, आपको स्कूलिंग भी अच्छी होगी, आपको कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे, आपको कोई जॉब भी मिलेगा। पर क्योंकि हमारे यहाँ पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, इतनी वाइड स्प्रेड है और अभी भी लोग वर्किंग क्लास बहुत बड़ा है और वर्किंग क्लास में हमें देखना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी का एक अलग सा नजरिया है। एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरे अपने फील्ड एरिया से हरियाणा में मैंने काम किया था जहाँ पे अग्रेरियन इश्यूज हैं, सारे फार्मिंग चलती है। तो वहां पे मैंने जब लोगों से जानने की कोशिश की कि कौन विकलांग है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि विकलांग वही है जिसके लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हैं, जिसके पैर में चल फिर नहीं सकते हैं क्योंकि उनको खेती का काम करना है। तो सबसे ज्यादा वो विकलांग मांगते थे जिनका हाथ पैर नहीं चलते हैं। उसके बाद ब्लाइंडनेस आई, फिर उसके बाद जो एक हियरिंग इम्पेयर्ड जिसे हम कहते हैं, वो तो उनके लिए विकलांग था ही नहीं क्योंकि वो तो पूरा काम कर सकता है। और यहाँ पे मैं प्रीति जी से कंकर करती हूँ क्योंकि हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर में डेफ लोगों को ज्यादा ले लेते हैं पर वो ब्लाइंड को नहीं लेंगे क्योंकि वो डेफ लोग जो हैं वो देखने में नॉर्मल लगेंगे आपको, पर उनके भी बहुत मेजर हैंडीकैप्स हैं। तो ऐसा नहीं है। तो मेरी जो अपनी सोच है, मुझे लगता है कि हमें समाज को समझना पड़ेगा और ये सोच के नहीं चल सकते हैं कि वेस्ट में सब कुछ अच्छा है और इंडिया में कुछ नहीं। बात बताइए कि हमारे यहाँ जैसे हम कहते हैं कि विकलांग से दिव्यांग की दूरी को भी पाटना बहुत जरूरी है, जिसका मतलब अपनी सोच बदलना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हमारे देश में 28 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हर अलग अलग लैंग्वेज में विकलांग, तो हिंदी का शब्द है ना, बहुत सारे अलग शब्द जो हैं उसको भी पहले हमें समझना पड़ेगा। तो ऐसा ये तो ऐसी चीज है ना जिसको आपने सिर्फ दिल से महसूस करना है। नहीं, इसमें तो भाषा या ये चीजें नहीं, दिल से महसूस करने की बात नहीं है। एक कैटेगराइज कर रहे हैं हम लोगों को। मुझे एज ए रिसर्चर इस चीज से ज्यादा प्रॉब्लम है कि जब हम कहते थे ये वो लोग नहीं हैं, ये सब हम लोग हैं, ये हम लोग हैं क्योंकि विकलांगता कभी भी हमें आ सकती है। आज यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है, कितने लोग बच जाएंगे। हम लोग सब लोग जो हमारी कहीं ना कहीं एबल बॉडी जो है ना, ये बहुत टेम्पररी है। मुझे लगता है कि हमें इस सोच के साथ जब तक हम नहीं चलेंगे कि हम लोग एक चैरिटी का भाव लेके नहीं चल रहे हैं, वेलफेयर का मोटिव नहीं लेके चल रहे हैं, और वहीं पे हमें समाज में हमें सरकार का भी एटीट्यूड देखना पड़ेगा क्योंकि सरकार का एक, मैं कहूंगी शुरू में तो बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं रहा है, पर लास्ट 20-25 सालों में जो हमने देखा है, PWD एक्ट आया, 1995 आया, उसके बाद UNCRPD जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज साइन किया भारत सरकार ने 2007 में, और उसके बाद एक बिल की बात हो रही है जो बिल बहुत सारे लेवल से गुजर चुका है और आज वो पेश होना था। आज 2 दिसंबर को वो पेश होने वाला था और कैबिनेट का अप्रूवल आ गया है उसके लिए। तो हम जानना चाहते हैं कि इस सरकार का क्या भाव है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, अभी भी एजुकेशन की सबने बात की, अभी भी बहुत कम लोग हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब पूछते हैं। हमारे साथ अवनीश कुमार अवस्थी जी भी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय से हैं आप। अवस्थी साहब, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और जैसा कहा जा रहा है कि सरकार का नजरिया क्या है। हम ये जानते हैं बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बिल संसद में पेंडिंग है जिसको लेकर सबके दिल में टीस उठती है कि भाई संसद से उनको पारित किया जाना चाहिए ताकि लोगों का भला हो। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो कहा जाता है कागजों तक ही सिमटा हुआ है, वो उन तक पहुंच नहीं पाता है। ऐसे सवालों के जवाब क्या होंगे? किस विजन के साथ सरकार आगे बढ़ रही है?
देखिए, सरकार का विजन तो बहुत क्लियर है कि एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट यानी सबको साथ सबको लेकर चलने का जो प्रण एक लेकर रखा है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दिव्यांगजनों के लिए एक नया विभाग बना है 2012 में, और उस विभाग को अब बहुत मजबूत धीरे धीरे करा जा रहा है। लेकिन जो बेसिक जो तथ्य है कि जो UNCRPD हमारी आई, उसके आधार पर जो हमने बिल प्रस्तावित किया वो अब हमारा करीब करीब अंतिम चरण में है। और आज जैसा कि सभी ने बताया, राज्यसभा पर में उसमें चर्चा होनी थी, किन्हीं कारणों से नहीं आया। सरकार दृढ़ संकल्प है कि जो बिल है उसको जल्दी से जो है पारित कराकर उसको आगे ले जाया जाए, जिससे जो राइट्स बेस्ड एक अप्रोच होना चाहिए उसको हम आगे ले जा सके। जैसा सबने बताया, बेसिकली माइंडसेट की दिक्कत है हमारे सामने, और माइंडसेट तभी चेंज होगा जब हमारा पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम हमारा एस्टेब्लिश होगा। लेकिन शिक्षा के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि सरकार शिक्षा, जैसे उन्होंने कहा सरकारी स्कूलों में तो उनके ऊपर तवज्जो दी ही नहीं जाती। देखिए, जब सोशल सेक्टर की बात होती है तो अकेले सरकार की बात नहीं होती, पूरे समाज की बात होती है। और जब सोशल सेक्टर की बात होती है, समाज के सब अंग हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में जहां भी प्राइमरी स्कूल भी हो, चाहे वो बड़ा यूनिवर्सिटी का भी क्षेत्र हो। तो हमारा चैलेंज है कि हम अपनी मानसिकता को बदलें। पिछले कुछ सालों में, जैसा कि हमारे सभी स्पीकर्स बता रहे हैं, पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ परिवर्तन आया है, बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारे लोग अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, और अच्छा जो है मॉडल्स, रोल मॉडल्स हैं सबके लिए कि आगे कैसे बढ़ा जा सके। एक चीज और भी इम्पोर्टेंट ये भी आ रही है कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ रही है अब कि अगर हम प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थेटिक्स देखें, यानी जो आर्टिफिशियल लेग्स, आर्म्स देखें, तो जो फिजिकल इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छे प्रोस्थेटिक्स आ गए हैं। अगर हम विजुअल इम्पेयरमेंट में देखें तो आजकल सॉफ्टवेयर इतना अच्छा और मजबूत है, यदि टेक्नोलॉजी हो और ट्रेनिंग हो तो बहुत सारी चीजों का जो बैरियर है वो हम दूर कर सकते हैं। और इन सब के लिए फंड्स की जरूरत होती है, और इसके लिए सब लोग सरकार की ओर देखते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगी कि इन सबको सरकार की सहायता मिल सके, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इनके हाथ में प्रमाण पत्र हो। ये प्रमाण पत्र सिर्फ 40% ही ऐसे लोगों के पास भारत में मौजूद है, बाकी को मिल ही नहीं पाता है। क्या सरकार देखिए, कुछ सोच? हाँ, देखिए, इसके लिए हम लोगों ने एक नई योजना लागू करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से महीने 1.5 महीने में लागू हो जाएगी। हम लोग एक यूनिवर्सल आईडी कार्ड, आधार बेस्ड यूनिवर्सल आईडी कार्ड लागू कर रहे हैं। हमारा सॉफ्टवेयर तैयार है, सॉफ्टवेयर जो है हमारा अवेलेबल भी है वेबसाइट्स पर, और हमने सभी करीब 10 या 12 प्रदेश ऐसे हैं जिनके साथ हमने टेकअप किया है, और प्रथम चरण में हमसे शुरू करने जा रहे हैं। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा, ये डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट CMO के द्वारा या जो भी हेल्थ ऑफिसर होता है उसके द्वारा जो जारी होता है, उसकी पूरी व्यवस्था को परिवर्तित करके उसको मजबूत करने का हमारा उद्देश्य है। अब तक पिछले जो जनसंख्या है उसके अनुसार 2 करोड़ 68 लाख होने चाहिए, अब आबादी बढ़कर लगभग 3 करोड़ लोग होंगे। तो ऐसी स्थिति में अब तक जो हम लोगों की सूचना है, जैसा आपने बताया, 1 करोड़ के ऊपर ही जो है सर्टिफिकेट बने हैं। और ये चूंकि डिसेबिलिटी पूरे प्रदेश में सभी जगह टेकअप होना है, तो हमारा तो आह्वान है कि जहां भी जिलों में जहां पर भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, वहां जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं, वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको अभियान चलाकर जो है इन सर्टिफिकेट्स को बनाया जाए। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आपने सरकारी योजनाओं का बताया है। हमारे यहाँ हमारे विभाग में जो है एक योजना है जिसको हम एडिप कहते हैं, जिसके माध्यम से अब हम बहुत ही एडवांस्ड मॉडर्न एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस बांट रहे हैं। लगभग पिछले 2-2.25 साल में 5.5-6 लाख लोगों को हम लोग ने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस बांटे हैं, जिसमें हम लोग जो है स्मार्टफोन भी बांट रहे हैं, हम लोग जो है मोटराइज्ड ट्राइसिकल्स भी बांट रहे हैं, एक स्मार्ट केन IIT दिल्ली ने तैयार की है उसको हम बांट रहे हैं। ये सब चीजें हो तो रही हैं, साथ साथ जो है हम ये भी बताना चाहेंगे, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं 5 साल से कम के हैं, उनको हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा दे रहे हैं, जिससे कि वो जो है हियरिंग हो सके और उनकी जो दिव्यांगता है उसको हम दूर कर सके। तो ये जानकारी सब तक पहुंचाई भी जा रही है? जी, अब तक लगभग 250 बड़े कैंप और लगभग 5000 छोटे बड़े कैंप मिलाकर देश प्रदेश में हुए हैं। और इन कैंपों में हमारे माननीय मंत्री जी, और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि अभी हाल में हम लोग वाराणसी से हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से शुरू किया,
और अभी गुजरात में हम लोग नवसारी में और वडोदरा में हम लोग ने बड़े कार्यक्रम किए, जहां खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद मौजूद थे और नवसारी में 11,000 लोगों को एक ही दिन में 2 जनपदों के पूरे जितने भी दिव्यांगजन थे सबको इकट्ठा करके ये कार्यक्रम किया गया। अवस्थी जी की ये जो कोशिशें की जा रही हैं, देखिए ये देश के कोने कोने तक पहुंचे। जी, जो चैलेंज है वो हमारा जो माइंडसेट चेंज करने का है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका समाधान नहीं निकल सकता है। जहां तक हो हम रिहैबिलिटेशन कराएं, फिजिकल रिहैबिलिटेशन। सेकंड, हम एजुकेशन में साथ दें। आज की तारीख में हम पद निकाल रहे हैं गवर्नमेंट में, कई जगहों पर ये देखने में आता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहां तक पहुंचे ही नहीं जिससे कि हम उनको जो है अपने पदों पर जो है समायोजित कर सकें। तो हायर एजुकेशन में विशेष रूप से जो है जो हमारे स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए काम करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन में हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं वो सबसे पीछे हैं। हायर एजुकेशन में विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे तब भी आ गए। चलिए, यानी कि बहुत कुछ काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सवाल हैं। लेकिन एक चीज और बताएं, जब तक सबका साथ नहीं होगा, जैसा कि अभी जॉर्ज साहब ने बहुत अच्छा मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जॉर्ज साहब ने एक जो है हेल्पलाइन शुरू की है ब्लाइंड पर्संस के लिए, और उस हेल्पलाइन से उन्होंने हमारा काम जो है हल्का किया है। अच्छा। जब तक आप लोगों का कॉल साहब अभी हमारे सहयोग से जो है एक ब्रेल प्रेस की स्थापना करने जा रहे हैं, जब तक सबका सहयोग नहीं होगा तो ये अकेले सरकार के बूते नहीं है, यानी पूरा कि समाज का सरकार दायित्व भी कर रही है, स्वैच्छिक संस्थाओं को भी आगे आना पड़ा होगा और समाज के लोगों को भी आगे बढ़कर आना होगा ताकि अपना रवैया बदलकर ये जो कोशिशें इन्हें सफल साबित कर सके। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ जो दर्शकगण जुड़े हुए हैं उनके सवाल लेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. बचपन में पेड़ चढ़ना अच्छा लगता था, बड़ी हुई तो सब चाहते थे कॉर्पोरेट लैडर चढ़ जाऊं। कुर्सी पर बैठे इनविजिबल सीढ़ियां चढ़ना नॉट माय स्टाइल। मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी और पहाड़ चढ़ना, एंड दिस इज द ओनली जॉब जो मुझे दोनों करने देता है। इट्स लोनली एट द टॉप बट द व्यू इट्स इनक्रेडिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। 5 महासागरों में तैरने वाले ये दुनिया की सबसे युवा तैराक है।
देश की अकेली ओपन वाटर स्विमर जो अंटार्कटिका में फतेह हासिल कर चुकी है। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो चुकी भक्ति शर्मा की सफलता मां की कड़ी मेहनत का नतीजा है। राजस्थान के उदयपुर में स्विमिंग पूल नहीं थे तो होटल में प्रैक्टिस कराई, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया और दुनिया ने जाना तो प्रधानमंत्री ने भी हौसला बढ़ाया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। सुपर बाइक से लेकर ट्रक तक सब दौड़ाते हैं। सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो UPI ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। तो हर व्यक्ति में एक विशेषता होती है, उस विशेषता को पहचानना जरूरी होता है और ये बात जितनी सामान्य लोगों पर लागू होती है उतनी ये दिव्यांगजन के लिए भी लागू होती है। हमारे साथ दर्शकगण जुड़े हुए हैं, आइए उनके सवाल लेते हैं। कौन पूछेंगे? मेरा मानना ये है कि जितने भी हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट डिसेबिलिटी, दीज शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द करिकुलम। अदरवाइज जस्ट टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन से बच्चों को, डिसेबल बच्चों को, या अगर हम कहें दिव्यांग जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, उन बच्चों को इंक्लूसिवली हम एक ही स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ या एबल्ड बच्चों के साथ पढ़ाएं। उसके साथ साथ वी नीड टू डेवलप सेंसिटिविटी अमंग्स अदर स्टूडेंट्स, जो कि हम करिकुलम के थ्रू बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी रिसेंटली CBSE इज सेंडिंग डिफरेंट सर्कुलर्स कि स्कूल के अंदर ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। उसके अलावा CBSE अपने करिकुलम के अंदर भी चेंजेस करे और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स और इस तरीके के डिफरेंट असाइनमेंट्स बच्चों के लिए टाइम टू टाइम आने चाहिए, जिससे उनके अंदर सेंसिटिविटी डेवलप हो। जैसे सिटीज में होते हैं वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशनल अच्छा मिल जाता है, लेकिन आप गाँव में जाकर देखोगे न तो घर वालों में इतनी जागरूकता होती है न समाज में, तो वो एक तो उनका तौहीन सा करते हैं एकदम से। तो सबसे पहले तो जो ट्रेनिंग होती है ना, वो न केवल उनको दिव्यांग जनों को देनी चाहिए, पारिवारिक ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सामाजिक आर्थिक रूप से तो सशक्त करना चाहिए, लेकिन समाज का मुद्दा एक शादी भी होता है, शादी विवाह। तो मैं चाहता हूँ कि सब दिव्यांगजनों को एक समाज के मंच पे एक साथ लाना जरूरी है उनको। मैं एक बहुत ही रियलिस्टिक बात करना चाहूंगा। हम बात करते हैं दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाने की, पर हम किस मुख्य धारा की बात कर रहे हैं जहां पे पहले से ही इतना कंपटीशन है कि रोजगार के अवसर ना के बराबर हैं। तो जो चीज मैंने नोटिस की है कि जो दिव्यांगजन है, भले ही शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो किसी तरह से, पर इनके अंदर एक स्पेशल टैलेंट होते हैं, स्किल्स होते हैं। क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे इन स्किल्स को पहचाना जाए और उसे डेवलप किया जाए, क्योंकि तब वो ज्यादा बेहतर तरह से समाज में कम्पीट कर पाएंगे। जी। तो दिव्यांग लोगों के लिए जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन उनकी अच्छी नहीं है। तो जैसे कि हमारी जो कंट्री है 100% प्राइमरी एजुकेशन हमारा कंप्लीट कर चुकी है, और जो सेकेंडरी एजुकेशन है हम नॉर्मल जनता अभी नहीं कंप्लीट कर पाई है। तो दिव्यांग लोगों के लिए लाइक कि जैसे जो बहुत पिछड़े हुए इलाके के हैं, उनकी पढ़ाई हुई, लिखाई हुई, और खासकर जो फैमिली है,
सबसे मेन चीज होती है कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करे तब तो आप कहीं स्टैंड भी कर सकते हो, फिर उसके बाद आप समाज में कुछ कर जी, भी लेकिन सकते हो। परिवार भी तब आते हैं जब मौके होते हैं। अवस्थी जी, ये शिक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं इनका कैसे जवाब देंगे, खासकर गरीब तबके या दूर दराज के इलाकों में? देखिए, इसमें दोनों तरफ से मैं कहना चाहूंगा, जो पॉजिटिव हम लोगों का प्रयास है वो ये है कि स्कॉलरशिप विशेष रूप से जो हमारे दिव्यांग छात्र हैं उनको दिया जाए। हम आपको बताना चाहेंगे पिछले 2 साल में हम लोगों ने दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्सेज हैं, लगभग 2000 स्टूडेंट्स को एक साल में हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और प्रदेश सरकारें भी जो है कई प्रदेशों में जो है स्कॉलरशिप टेक्निकल कोर्सेज के लिए इसलिए दे रही है, यदि वो टेक्निकल कोर्सेज पास करेंगे तो निश्चित रूप से उनको रोजगार मिलने के चांसेस और बेहतर हो जाएंगे। दूसरा जो है 10th और 12th में भी जो है हम लोग ने प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू की है, जिससे कि हमारे छात्र जो है कम से कम उस लेवल तक आ जाएं जिससे कि हम उन लोगों को आगे बढ़ा सकें। एक चीज जरूर ये है कि जो भी हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें 3% आरक्षण जो है हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिव्यांग छात्रों के लिए होना चाहिए। आज की तारीख में ये आदेश तो है, कानून में पार्ट तो है, लेकिन यदि उसका कंप्लायंस नहीं होता है, यानी उसका अनुपालन नहीं होता है, तो हम लोग अभी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। और उसमें भी सवाल उठते हैं कि वो एकल शिक्षा के तौर पे कहां तक आगे बढ़ पाए। जी, लेकिन अब जो नया कानून बनने जा रहा है उसमें ये व्यवस्था होगी कि यदि 3% पूरा नहीं हुआ या किसी छात्र या किसी पेरेंट को स्कूल जाता है और उसको कोई जो है स्कूल अथॉरिटी मना कर देती तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैड अ फ्रेंड इन कॉलेज जिसको चलने में प्रॉब्लम होती थी काफी, वो वॉकर से चलती थी। हायर एजुकेशन तक वो पहुंच गई, लेकिन वहां तक आने के बाद भी सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसे ऑब्वियसली हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जो आसपास लोग हैं, वहां पे रैंप नहीं था उस टाइम, सीढ़ियां थी और हमारी क्लासेस 3rd फ्लोर पे लगती थी। उस टाइम, सिर्फ उस टाइम के लिए लोग इधर उधर चले जाएंगे, अदरवाइज एवरीवन इज देयर विद हर, बचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो वहां पे सिंपैथी ज्यादा होती है बजाय एम्पैथी के। सो वी नीड टू चेंज दिस परसेप्शन एज वेल। हमने परसेप्शन की बहुत बात की है, हम बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन उस चीज को जब दिखाने की बात आती है वो दिखाना कभी नहीं होता। आप उनकी सहायता करती थी? जी जी, तो आप युवा से बहुत अच्छी फ्रेंड है और आज भी हम टच में हैं। हमारे युवा बहुत बदलाव लाएंगे इस सोच में। और सवाल? मैम, मेरी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो दिव्यांग जो है उनकी जो मूल जड़ है, उनकी प्रॉब्लम है, उनको सबसे मेन बेसिक जो माँ रहती है, उनको बचपन में वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे ख्याल से सबसे मेन प्रॉब्लम हो तो फैमिली में मदर से शुरू करना चाहिए। ये बहुत अहम सवाल है, इस वजह से भी अवस्थी चाहिए कि उन्हें वहां से अगर आप अच्छे से पॉलिसी मेकर करते हैं, देन उसके बाद फैमिली, तब जाके उनका इकोनॉमी। ये कारणों की रोकथाम की बात हो रही है कि रोकथाम के लिए जरूरी होता है, खासतौर पर जागरूक करना बड़ा जरूरी होता है माताओं को गर्भावस्था में, उसके बाद, ताकि कारण रुक सके। वैसे ही कहा भी जाता है खासकर ब्लाइंडनेस के लिए कि 75% तो ऐसे मामले हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है। वैसे जी, क्या इस दिशा में भी हम आगे सोचते हैं? प्रेग्नेंट मदर्स के लिए और एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए जो है न्यूट्रिशन का पूरा कैंपेन ही भारत सरकार का है, हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत जोर शोर से इसको चलाया और मिड डे मील का तो पूरा कार्यक्रम इसलिए चलाया गया कि बच्चे जो है वो पूरी ग्रोथ लेकर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आप बता रही हैं और ये जो है प्रिवेंशन का एक बहुत जरूरी अंग ये भी है कि वैक्सीनेशन पूरा हो, टीकाकरण पूरा हो। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि हम लोग पूरे देश में ये मैसेज दे सके कि अगर ये हम लोग सभी अवेयर होंगे तो निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। अनुसंधान कितना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसके बिना हमारे पास आंकड़े नहीं आते हैं, आंकड़ों के बिना नीति नहीं बनती है। अभी सबसे बड़ी हमारे पास यही मुश्किल है कि आंकड़े नहीं हैं। आंकड़ों का तो एक तरफ रखिए, चलिए आंकड़े और पॉलिसी का सीधा सीधा लिंक है, क्योंकि आंकड़े नहीं होंगे तो हम पॉलिसी कैसे बनाएंगे। दूसरा, हमें क्वालिटेटिव स्टडीज भी चाहिए जो कि हमारे एवरीडे लाइफ जो है, विकलांग कैसे अपनी लाइफ में रहते हैं, वो भी एक बहुत जरूरी मुद्दा है जो नहीं है। जैसे लोगों ने शिक्षा की बात की बहुत, कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी में ही देखती हूँ 3% हम लोग अपना जो मार्क है वो हम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। दूसरा, बच्चे उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। स्कॉलरशिप्स हैं, सरकार ने बहुत स्कॉलरशिप्स दी हैं, पर रिसर्च के लिए अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
ये एक डिसेबिलिटी स्टडीज जो एक होना चाहिए, एक अपने आप में एक मुद्दा, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, वो अभी तक नहीं बन पाया। पर 20 साल में मैं आपको कहूंगी कि बहुत किताबें आई हैं और बहुत न्यूज। कल ही एक इंडिया सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2016, उसमें हम लोगों ने, बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। वो एक बहुत अच्छा, उसके अलावा कई बहुत अच्छे ऐसे रीडर्स आ रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे मुद्दों के बारे में रिसर्च बेस्ड नॉलेज मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है पॉलिसी में रिसर्च का इनपुट बहुत जरूरी है और उसके लिए पैसा चाहिए और वो पैसा कहीं ना कहीं नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है। फंड्स पे आके बात जाती है, उसके लिए हम सरकार की ओर देखते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। आप कुछ पूछना चाहेंगे? मुझे लगता है कि स्कूल लेवल पर पेरेंट्स को जागरूक किया जा सकता है, बच्चों को जागरूक किया जा सकता है, क्योंकि अवेयरनेस की और अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा जरूरत है। और उसके होने के बाद जो है, जब उनके दिव्यांगजनों को अगर वो समझ पाएंगे तो आई थिंक उनके लिए, दिव्यांगजनों के लिए भी वो यूजफुल होगा, क्योंकि फैसिलिटीज की तो सब बात करते हैं और जो है उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, पर उसकी समझ होनी बहुत जरूरी है लोगों में। मेरा खुद का रिसर्च है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन विद डिसेबिलिटीज। तो बहुत सारी छोटी लड़कियां और औरतें हैं जिनके डिसेबिलिटीज हैं, स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं, साइको सोशल डिसेबिलिटीज हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या वायलेंस हो रहा है। तो स्कूल लेवल पे अगर हम ये शुरू नहीं करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग शुरू नहीं करेंगे कि बैड टच और गुड टच में क्या डिफरेंस है, कि किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं, और ये सब, ये एक सेक्सुअल वायलेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सामान्य बच्चों के लिए है उतना ही बिल्कुल, और इनके लिए ज्यादा है, क्योंकि कई मामलों में वो बोल भी नहीं पाते और दिव्यांग बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन में आती हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सहायता मिलनी चाहिए। जी मैं एक बात कहना चाहूंगी इस विषय में कि जो आजकल हमारा खान पान का तरीका है, जो जिस तरह का फूड में मिलावट है, केमिकल बेस्ड फूड वी आर टेकिंग, तो उसकी वजह से भी इन प्रॉब्लम्स का इंप्लीकेशन होता है। जैसे कि मैं आजकल देख रही हूँ कि बोर्ड्स पर लगा हुआ है कि सबको, हर गर्भवती महिला को हो एहसास कि वो है खास, तो स्ट्रेस अगर नहीं होगा तो कुछ हद तक ये रुक पाएगा। रोकथाम करने के लिए गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखना भी जरूरी है। जी, जो आजकल समाज में चल रहा है, जैसे कि कई बार वर्किंग लेडीज होती हैं और वहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ के, जब कंसीव किया हुआ होता है जिस लेडी ने, हस्बैंड वाइफ के बीच कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है। जी, मेडिकल क्षेत्र में भी कई लोगों को हेल्प कम मिलती है, इसके क्या कारण है? मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं, वहां पे भी ये एक नेगेटिव बायस रहता है। दिव्यांगों के लिए ऐसे केसेस है जिनमें उनको कहा गया कि तुम्हें इलाज की जरूरत ही क्या है, तो मतलब एक लायबिलिटी की तरह अगर उनको माना जाएगा कि आपको तो आपकी जरूरत ही नहीं है समाज में, तो आपको इलाज की भी क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं एक जो नेगेटिव परसेप्शन है, जब तक हम उसको वही समाज में बदलाव की बात। जी अवस्थी जी कुछ कहना चाहते हैं? हम बस एक चीज आपको बताना चाहेंगे, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के माध्यम से हमारे विभाग ने एक इंश्योरेंस की, मेडिकल इंश्योरेंसिंग शुरू की है और धीरे धीरे काफी प्रचारित हो रही है, और उड़ीसा में और केरल में तो इसका काफी प्रचार हुआ है, जिसमें मात्र 300 रुपए अगर सालाना जमा करते हैं लोग, तो वो 300 रुपए में जो है उनको लगभग 2 लाख रुपए तक की हेल्थ सहायता जो है इंश्योरेंस के थ्रू मिलती है। और इसमें बता दें कि कई प्रदेश सरकार वो जो 300 रुपए का कंट्रीब्यूशन है वो खुद भी दे रहे हैं। तो इसका जो है, अगर लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से चीजें आगे बढ़ सकती हैं। विचार बदलने का एक आंदोलन भी जरूरी है। हमारे यहाँ जितने युवा हैं, इस समय एक अंगदान की बात हुई, नेत्रदान की बात हुई, सबने बड़े जोर शोर से हाँ बोला। यहाँ पे जितने युवा हैं उनमें से कितने तैयार हैं अंगदान के लिए? चलिए, ये उम्मीद है कि जिस जोश के साथ आप लोग यहाँ पर आवाज दे रहे हैं, उसी तरीके से बदलाव की बयार आगे समाज तक भी पहुंचेगी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लेंगे हमारे मेहमानों की फाइनल कमेंट्स। पांच महासागरों में तैरने वाले ये दुनिया की सबसे युवा तैराक है। देश की अकेली ओपन वाटर स्विमर जो अंटार्कटिका में फतेह हासिल कर चुकी है। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो चुकी भक्ति शर्मा की सफलता मां की कड़ी मेहनत का नतीजा है। राजस्थान के उदयपुर में स्विमिंग पूल नहीं थे तो होटल में प्रैक्टिस कराई, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया और दुनिया ने जाना तो प्रधानमंत्री ने भी हौसला बढ़ाया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।
भारत में सरिया, रॉड, पाइप आदि के वाहन से किसी भी तरफ बाहर निकले होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा करना कानूनन एक दंडनीय अपराध है। वाहन मालिक, चालक, सरिया विक्रेता और उपभोक्ताओं के सहयोग से अनेक हादसे टल सकते हैं। सदा ध्यान रखें, सरिया, पाइप इत्यादि वाहन से बिल्कुल भी बाहर न निकले हों। मम्मी, आपके पास आधार है और पापा के पास भी, तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए और चुटकी का भी। जी हाँ, नवजात शिशु का भी आधार बन सकता है। इसके लिए आधार केंद्र अथवा स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में लगने वाले शिविर में जाएं। ये पूरी तरह से निशुल्क है। मेरे बच्चे की सही शुरुआत, मेरा आधार, मेरी पहचान। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों, समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। बचपन से ही मुझे पता था आई वॉज अ बॉर्न लीडर, और इस बात का एहसास दिलाया मेरी पहली जॉब ने। वो सब सिखाया जो कोई और नौकरी नहीं सिखा सकती। मैन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सब कुछ। पहले ही दिन से मैं टीम को लीड कर रहा था, और जितने साल मैंने बिताए उससे कई ज्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और सबसे अच्छी बात, माय फर्स्ट जॉब मेड माय सेकंड करियर पॉसिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। डॉक्टर नेहा, टीम लंच 9th को है। सॉरी सर, बट 9 को कहीं और कमिटमेंट है। सर, नेहा मैम ने एक बार कमिटमेंट कर दी ना, तो वो खुद की भी नहीं सुनती। कैसी कमिटमेंट? कमिटमेंट प्रेग्नेंट विमेन के लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ज्वाइन किया है मैंने। सरकारी अस्पताल जाकर स्पेशल एएनसी सर्विस मुफ्त देती हूँ। आखिर हम प्राइवेट डॉक्टर्स का भी तो कुछ फर्ज बनता है। लंच कैंसिल। आई प्लेज फॉर 9। आई प्लेज फॉर 9। हर 9 तारीख को होने वाली माँ का ख्याल सबसे पहले। 12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। BA MA करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात, हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है। फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए। मदद हमारी, मंजिल आपकी। और अब चर्चा के अंत में हम आ पहुंचे हैं आखिरी पड़ाव पर, और अब अपने मेहमानों के साथ उनके फाइनल कमेंट्स लेते हैं। प्रीति जी, आज इस मंच से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सबको? मेरा जो सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमें
विकलांग और किसी भी मतलब कास्ट कल्चर किसी भी चीज में हमें फर्क नहीं महसूस करना है। हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे बड़ी बात है, हम लोग सब इंसान हैं। हमारे अंदर विकलांग हैं या नहीं विकलांग हैं वही दिल धड़कता है, हमारी जरूरतें वही हैं, हमारी इच्छाएं वही हैं। हमें सबको एम्पावर होना है, हम सब अपनी डिग्निटी से जीना चाहते हैं। तो हम सब एक दूसरे को नमस्ते कह के एक दूसरे को ये कहें कि हाँ हम सब इंसान हैं, और वही आई थिंक वो बेसिकली अगर हम लोग समझ जाएं, बाकी कमियां तो सब में होती हैं, हमारी दिख जाती हैं लेकिन कुछ की नहीं दिखती हैं, बट इंसान है, हर एक में स्ट्रेंथ्स होती हैं, उनकी ताकतें लेके चले आगे। जी, यानी उनमें उम्मीद और भरोसा दिखाना होता है हम सबको कि आप कर सकते हैं, और वो कर जाते हैं। हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कौन सा आपसे जानना चाहेंगे? मैं दो बातें विशेष रूप से कहना चाहूंगा। एक तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन आज चल रही है उसमें हर रोज मेरे पास कम से कम एक आदमी जरूर आता है एक बच्चे को लेकर कि ये क्लास 3 में पढ़ता था और अब स्कूल वालों ने हटा दिया कि अब तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। ना वो स्पेशल स्कूल के लायक होता है और ना वो फिर इंक्लूसिव एजुकेशन में वो रखते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर मेरे ख्याल से सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए कि इनका एक अलग एक ऐसा स्कूल बने जिससे कि उन्हें शुरू की एजुकेशन 2-3 साल की देने के बाद फिर नेशनल ओपन स्कूल के साथ इसको जोड़ा जाए ताकि वो एजुकेशन से महरूम न रहे। हम चाहते हैं कि लुई ब्रेल डे जो है ये 4 जनवरी को सरकार घोषित करे, क्योंकि इसमें ना तो सरकार का कोई पैसा खर्च होना है और ना कुछ होना, लेकिन लाखों दृष्टिहीन लोगों की इसके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ब्रेल दिवस के रूप में उसको घोषित करने की मेरी प्रार्थना है। जी इब्राहिम साहब। मैं 2 बात कहना चाह रहा हूँ। नंबर 1, मैं समझता हूँ कि लोगों ने सब कहा कि जागरूकता का इशू इज अ मेन थिंग, अवेयरनेस, सेंसिटिविटी। तो कम्युनिटी अवेयरनेस एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं शुरू में भी कहा था कि कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन जो जहाँ पर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके पुनर्वास और एजुकेशन वगैरह का काम करें। दूसरी बात यह है कि रोज हम नए प्लान्स बनाते हैं, नए सिटीज, अभी स्मार्ट सिटीज बनने वाले हैं, नए नए प्रोग्राम्स आने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या हम जब इन प्लानिंग करते हैं विकलांग लोगों को समावेश करने का मुद्दा रखते हैं कि नहीं? डू वी इंक्लूड पीपल विद डिसेबिलिटी इन आवर प्लान्स, स्पेशली द न्यूअर प्लान्स? ठीक है, रेट्रोफिटिंग मुश्किल है, बट न्यूअर प्लान्स, कैन वी थिंक, आर वी अवेयर, are we conscious of the fact that यानी नए विकास की जो भी योजनाएं बने उनमें इनको साथ लेकर वो विजन भी हमारी समाहित होनी चाहिए। हाँ, और आखिरी बात ये है, आई थिंक नेशंस आर बिल्ट बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ पीपल। तो एजुकेशन, हालांकि सब लोगों ने कहा इसके बारे में, बट विकलांग लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत बहुत जरूरी है। जी, मैं तो, मेरा क्योंकि बायस है, मैं पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है कि रिसर्च के ऊपर बहुत काम की जरूरत है। दूसरा, मुझे लगता है कि विकलांग लोगों का, जैसे जॉर्ज साहब ने कहा, कि उनका हर लेवल पे रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, उनसे चर्चा, उनसे कम्युनिकेशन कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग अलग हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि एक पर्टिकुलर ब्लाइंड का रिक्वायरमेंट दूसरे पर्टिकुलर ब्लाइंड से बिल्कुल सिमिलर होगा। एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये कॉमन चीजें हैं, पर फिर भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स ऐसे हैं जो अलग हैं। तो कहीं ना कहीं उनके रिक्वायरमेंट के बारे में उनसे बात करनी पड़ेगी। तीसरा, हम इसको समाज कल्याण का मुद्दा ना बनाएं, ये अधिकार का मुद्दा है, और लॉ जब तक हम कोशिश कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि ये सरकार ये लॉ पास करे ताकि विकलांगों को अपना अधिकार मिले। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इनमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे महसूस हुई, क्या कोई ग्रीवांस पोर्टल भी है या बन सकता है ताकि जो छोटे छोटे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, शिकायतें उठाई जा रही हैं, वो सब उस ग्रीवांस पोर्टल पर डाली जा सके और सरकार को पता चले? देखिए, ग्रीवांस पोर्टल तो है हमारे यहाँ केंद्र में, एक चीफ कमिश्नर का पद है जहाँ ग्रीवेंसेस जो गंभीर नेचर के होते हैं वो जाते हैं। स्टेट्स में स्टेट कमिश्नर्स का है। अब हम लोगों ने अभी परसों रिव्यू किया था, 36 में से 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कमिश्नर्स हो गए हैं, और अब कई जगह एक्टिवली वो काम भी कर रहे हैं। तो ग्रीवेंसेस का समाधान तो होता है, लेकिन एक बात जो उभर कर जरूर आती है कि हम लोग जब तक उसको राइट बेस्ड पूरा कार्य को नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ नहीं पाएगा।
और दूसरा एजुकेशन पर विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। हम 2-3 चीज जो है जरूर आपके समक्ष रखना चाहेंगे। एक हम लोग भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक नया इंस्टीट्यूशन शुरू किया है जिसे कहा जाता है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। जो हमारे 50 लाख हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, इनमें जब तक साइन लैंग्वेज आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हम उनको पढ़ा भी नहीं सकेंगे, छोटे से बड़े तक जो है ला भी नहीं सकेंगे। तो ऐसे में जो है हमारा SLRTC अब शुरू हुआ है और ये देश में साइन लैंग्वेज का प्रचार करेगी और उसकी शिक्षा और आगे बढ़ाएगी। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे, जैसा मैंने पहले कहा था, जब तक हम उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूनिवर्सल ID के साथ नहीं देंगे तब तक उनको कोई भी सुविधा नहीं दे पाएंगे। उसका भी जो एक समाधान किया गया वो भी जल्दी 1-2 महीने में योजना लागू की जा रही है। जो हमारा विभाग है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन पे विशेष बल दे रहा है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन पे ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सोच बदलनी पड़ेगी और फिर जमीन पर जो है काम दिखाना पड़ेगा। बहुत बड़ा चैलेंज है। हर सरकारी बिल्डिंग को ही अगर हम देख लें पूरे देश में, उसको अगर हम उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट, रैंप और बाकी चीजें, फिर जो हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए जो एक्सेसिबिलिटी है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनके लिए जो साइनेज की जरूरत है, इन सब चीजों को देखें तो बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को करने के लिए पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा और निश्चय प्रारंभ तो हो गया है, लेकिन अब उसकी गति और लाने के लिए अभी हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है। हमारा मानना यह है कि जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी प्रदेशों में है, सरकारों में है, कहीं भी किसी विभाग में है, उनको सबको अपना दायित्व मानना पड़ेगा, इसको आगे ले जाना है। और हर शिक्षक को जहां भी वो है, चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे मिडिल स्कूल में हो, चाहे वो सेकेंडरी में हो, चाहे वो हायर एजुकेशन में, शिक्षक को भी अपने दायित्व को समझना पड़ेगा कि उससे के साथ जो भी छात्र ऐसे आते हैं उनको हम आगे लेकर जी, यानी कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी को अगर सही ढंग से निभाए और साथ साथ हम और आप अपने नजरिए को बदल डालें तो समझ जाएं हम कि ये दिव्यांगजन के अधिकारों की लड़ाई है जिसमें हमें उनका साथ देना है, क्योंकि वो अक्षम नहीं बल्कि सक्षम है अपने ही मायनों में। बस उन्हें आपके साथ की जरूरत है। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।